हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद उनके डिफाइन आंसर्स के साथ में, जहाँ पे आपको उनके आंसर्स और उनके आंसर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों को कायदे से डिफ़ाइन किया जाएगा, उनको हम लोग देखेंगे। तो क्लास 9th और क्लास 10th में एक चैप्टर है, 9th में है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि उसमें सेल के बारे में बताया गया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। सेल, उसकी सेल ऑर्गेनल्स उसमें क्या हैं और वो सेल कैसे बनी होती है, क्या क्या चीज़ें, उन सब के बारे में उस चैप्टर में दिया हुआ है, क्लास 9th में है। इससे कुछ क्वेश्चंस खुद बनाए गए हैं और उनके आंसर्स आपको साथ में बताते हुए चलेंगे। और ये सेल जो है ये वैसे तो सारे क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये चैप्टर आपके 9th में दिया हुआ है, तो 9th से ये 10th में भी जाएगा, तो 9th और 10th के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें टिश्यू को भी शामिल किया गया है। नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको टिश्यू चैप्टर से भी मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच टू कंपोनेंट्स, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जो हमारी सेल को चारों तरफ से घेरती है, यानी कि जो सेल की बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। वो किन दो कंपोनेंट से, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो इसमें पहला दिया गया है लिपिड और दूसरा है प्रोटीन। ठीक, इन दो चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? एक वीडियो मैंने आपको क्लास 9th की प्लेलिस्ट में आपकी पड़ी होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, देखेंगे, उसमें क्लास 9th की प्लेलिस्ट है, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पड़ी है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन उसी में दिया हुआ है। बाकी अभी मैं आपको और थोड़ा सा भी बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए दिया गया है, अ सॉल्यूशन हैविंग सल्यूट कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ द सेल्स है, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल की कंसंट्रेशन से, यानी कि एक पूरा सॉल्यूशन है उसमें सेल है, तो जो उसमें सल्यूट पड़ा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है। जब सल्यूट ज़्यादा, अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम होगी, सल्यूट ज़्यादा है तो वाटर क्या होगा? कम होगा, यानी कि वाटर कम है, सल्यूट ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब इसी से रिलेटेड हम आपको एक फ़ोटो दिखा रहे हैं जो क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का है, और उसको देख करके हम आपको और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये आपकी सॉल्यूशन में जो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, उन तीनों के बारे में बताया गया। देखिए बताया गया है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि वो मीडियम जो एक सेल को सराउंड कर रही है, अगर उस मीडियम में, फिर से समझिए, अगर एक सेल है और उसको एक मीडियम सराउंड कर रही है, उसको चारों तरफ से घेर रही है, और उस मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, तो क्या होगा? वो वाटर कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। तो इस पूरे सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो है, आपको ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। अगर इसी का उल्टा है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर सेल से बाहर निकलेगा, सोल्यूशन में जाएगा, तो सेल को बोले, इस पूरे सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और अगर दोनों बराबर है तो आइसोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए जो दिया गया है, वो दिया गया है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट। यहाँ पे वॉल मिस हो गया था, तो वो टाइपिंग मिस्टेक थी, उसको सही कर दिया। सेल वॉल, जो सेल की वॉल होती है, सेल वॉल वो किस कंपोनेंट की बनी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाएगी। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाएगी, और वो किस चीज़ की बनी है पूछ रहे हैं, तो वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, बस ये 2-3 टर्म हैं, ये 2-3 चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है, वही क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी पे लिखते हुए चलिए, और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है ड्राइव का, उस पर क्लिक करेंगे, आपको ये पूरा पीडीएफ एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जांपल्स पूछे गए हैं, तो आपको पता होगा। देखिए, बस ये रिमाइंड कराने के लिए आपके दिमाग में कि क्या होते हैं यूनिसेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के अंदर अपना सारा जीवन यापन करते हैं, उसमें उनके सारी प्रोसेस, सारे भी सिस्टम्स चलते हैं, उनको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो उनके एग्जांपल देखिए आपके दिए गए, अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर।
तो मल्टी सेलुलर वो होंगे जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाएंगी, जैसे कि आप हैं, एनिमल जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जैसे अभी हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ के आए हैं, उसी से रिलेटेड है ये थोड़ा सा। उसमें देखिए बताया गया था कि मान लीजिए कि एक हमारे पास मेम्ब्रेन है, कोई भी मेम्ब्रेन यानी कि कोई एक दीवार है ये। अब हमें कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस इसके आर पार लेके जाना है, हमने इधर से इधर से इधर से इधर को लेके जाना है हमको उसे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो सोल्यूशन इधर, वो सब्सटेंस अगर इधर ज़्यादा है तो अपने आप इधर जाएगा, अगर ये मेम्ब्रेन उसको जाने दे तो। मैम चलिए हमने कह दिया कि मेम्ब्रेन उसको जाने दे रही, लेकिन अगर इधर ज़्यादा है तो अपने आप इधर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन अगर इधर की तरफ कम है और हमें फिर भी उसको इधर की तरफ लेके आना है, लेफ़्ट की तरफ ही मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे? तो हमको उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना होगा, यानी कि हमको उसे इधर से उधर ले जाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एटीपी देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको ज़रा यहाँ पे समझिए, देखिए दिएगा, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन इन सेल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एटीपी यूनिट। एटीपी यूनिट आप पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल में होता है, जो जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो, वो जो एनर्जी बनाता है उसको एटीपी में काउंट किया जाता है। जैसे आप काउंट करते हो कि हमारे पास इतना पैसा है तो रुपए में काउंट करते हो, हमारे 500 रुपये 600 रुपये, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी एनर्जी बनाता है उसको एटीपी में काउंट किया जाता है, एटीपी उसकी यूनिट होती है। तो जब किसी भी सब्सटेंस को सेल में किसी मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट कराया जाता है और उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूवमेंट कराया जाए, उसके अगेंस्ट कराया जाए, यानी कि मान लीजिए दो दीवारें हैं और इधर मटेरियल ज़्यादा है, इधर कम है, तो कम की तरफ से अगर ज़्यादा की तरफ हम लेके जा रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी होगी उसको ले जाने के लिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यही था। ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ अपनी कॉपी पे आप नोट करते हुए चलिए, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। बाकी वीडियो तो फिर आपके लिए परमानेंट रहेगी, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। रिवीजन करने के लिए आपके पास स्वयं अपनी कॉपी भी होनी चाहिए ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज़ न्यूक्लियाइड। पहले तो आपको न्यूक्लियस पता होना चाहिए क्या होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। पूरी एक सेल होती है ऐसे गोल, उस सेल में एक बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में होता है केंद्रक, जो बीच में होगा केंद्र में होगा, ठीक है, केंद्रक होगा। तो वो केंद्रक जो होता है, अगर वो अनडिफाइन है, यानी कि ये केंद्रक को हम तब कहेंगे कि ये केंद्रक, देखिए इस केंद्रक को मैंने अभी आपको ये ब्लू कलर से बना दिया कि ये केंद्रक है, इसकी हमने एक दीवार निश्चित कर दी कि केंद्रक यहीं तक होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये है केंद्रक, ये है, ये जो बिंदु हमने रखा ये केंद्रक है, तो आप कहोगे कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे शुरू, सेल के अंदर पूरा। अब मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे आ जाए इधर, तो केंद्रक इधर आ गया क्या, यानी कि ये अनडिफाइंड न्यूक्लियस होगा। अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सके कहाँ पे शुरू कहाँ पे ख़त्म, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। और ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट में पाया जाता है। जैसे दो तरीके की आपकी सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, दो तरीके की होती हैं। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाली चैप्टर की वीडियो है उसमें आप जा करके देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। वेयर आर जीन्स लोकेटेड। पहले तो समझिए जीन्स का काम क्या होता है। वेयर आर जीन्स लोकेटेड, जीन्स का काम आप पहले समझिए। जीन्स जो हैं वो फादर या मदर से जो प्रोजनी होती है, जो उनकी संतान होती है, उसमें मैसेज लेके पहुंचते हैं कि उनको कैसा बनना है। मान लीजिए आपके माता पिता की नाक, आपके पापा की नाक जिस तरीके की उसी तरीके की आपकी होगी, जो पापा की स्किन का कलर है वही आपका होगा। तो ये मैसेज वहाँ से आपकी बॉडी तक कौन लेके आया? जीन्स लाते हैं, ठीक है। तो ये जीन्स कहाँ पाए जाते हैं वही पूछा इन्होंने। तो जीन्स जो है हमारी बॉडी में, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, वहाँ पे जीन्स होते हैं। और जीन्स बने होते हैं डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के, यानी कि डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, देखिए, नेम टू स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दो ऐसे स्ट्रक्चर आपको बताने हैं जो प्लांट सेल में तो पाए जाएं लेकिन एनिमल सेल में ना पाए जाएं। सबसे पहले आप बताएंगे सेल वॉल। अभी हम लोग शुरुआत में पढ़ के आए सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, आप पढ़ के आए थे, सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाई जाएगी, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना फूड खुद बना पाते हैं। फोटोसिंथेसिस से भी रिलेटेड आपकी एक क्लास 7th में आपकी वीडियो है, देख लीजिए आप, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अगर आपको नहीं
याद है या फिर आप भूल गए हैं तो फिर देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट जो हैं वो क्लोरोफिल से और सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके अपना फूड बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एक्सप्लेन अगर कायदे से आपको देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया गया है, नेम 2 स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में पाए जाते हो लेकिन प्लांट सेल में ना पाए जाते हो। तो पहला देखिए इसमें दिया गया लाइसोसोम और दूसरा दिया गया सेंट्रियोल्स। ठीक, तो लाइसोसोम का काम होता है, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम का काम होता है अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाना। सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को बनाने में किस सेल ऑर्गेनल का हाथ होता है, तो गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के बारे में पूरा डिटेल में क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक में दिया हुआ है, साइंस की बुक में दिया है कि गोल्जी अपरेटस को किसने खोजा, क्या है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैंने भी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर आपकी वीडियो डाली है उसमें दिया हुआ है, 2 पार्ट में वीडियो है, आप देख सकते हैं आराम से। आगे है, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन एनिमल सेल। अभी सबसे पहले ही मैंने बताया अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल जो एनिमल सेल है उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, मान लीजिए कि ये आपकी एनिमल सेल है, ये आपकी एनिमल सेल है, तो जो ये सबकी यहाँ पे इसके होगा, मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे इसका माइटोकॉन्ड्रिया बना होगा, ये राइबोसोम, अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सब सेल ऑर्गेनल्स बने हुए होंगे। तो कह रहे हैं जो इसकी आउटर मोस्ट, ये वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये इसको क्या बोला जाएगा, ये कहा गया है, तो इसको बोला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और यही जो आउटर मोस्ट लेयर इन द प्लांट्स में इस आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाएगा, सेल वॉल बोला जाएगा। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज, अभी हम लोग ऊपर पढ़ के हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, विच ऑर्गेनल सर्व्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट और मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि देखिए इसको ज़रा यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए फिर से एक बार हम सेल बना रहे हैं, ये है सेल और ये है न्यूक्लियस, और ये जो पूरा यहाँ पे ये सब भरा हुआ है, जो चिपचिपा पदार्थ एक सेल के अंदर भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये है न्यूक्लियस हमारा जो बीच में गोला बना हुआ है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है वो कौन करवाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे केचुए की तरीके के ऐसे होते हैं, ठीक, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पड़े रहते हैं सेल के अंदर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे। देखिए हम यहाँ पे उसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए इसको वाइड कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी यहाँ पे सेल बनी हुई है, ठीक, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ऐसे यहाँ पे पड़े रहते हैं, गोल गोल नहीं, थोड़े से लंबे लंबे होते हैं, जैसे आप केचुआ समझिए इसको, केचुए के तरीके। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं RER, दूसरे होते हैं SER। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही आपके राइबोसोम्स ऐसे चिपके रहते हैं। देखिए ये जो ग्रीन कलर से हम बना रहे हैं ये आपके राइबोसोम्स हैं, ऐसे अगर चिपके रहते हैं। किसके ऊपर की बात कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे राइबोसोम यहाँ पे चिपके रहते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि वो थोड़ा सा खुरदुरे हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। अगर नहीं चिपके हैं तो उसको बोलेंगे स्मूथ। अब आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बन गया कि राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप कहोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके रहते हैं। राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम उनका होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से और भी 1-2 क्वेश्चन हमारे बन गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, इसके बाद हमारा सीधे चैप्टर टिश्यू शुरू हो गया। टिश्यू चैप्टर की आपकी कई पार्ट्स में पड़ी हुई हैं, क्लास 9 की प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे। उनसे जो क्वेश्चन बनने लायक हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, आप इनको देखिए, अपनी कॉपी पर नोट करिए। जहाँ पर आपको कुछ ना समझ में नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आप किसी और भी माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं तो फिर आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। देखिए दिया गया व्हाट इज टिश्यू, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है जो क्लास 6 से शुरू हो जाता है और ये जीवन भर आपसे पूछा जाता है कि टिश्यू क्या है। तो इसके थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन हम लेके आए हैं आपके लिए। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू डू अ पेक्युलर
फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। पेकुलर मीन्स होता है विशिष्ट या फिर कुछ स्पेशल काम करने के लिए। एक ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप होता है जो देखने में सिमिलर हो, काम साथ करता हो एक ही जैसा, उसको और एक स्पेशल काम करने के लिए वो इकट्ठा हुए हों, उसको बोलेंगे हम लोग टिश्यू। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन जो सबसे आसान इसी चैप्टर के ऊपर ही पूरा था। इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर टिश्यू के अंतर्गत दिया गया है नेम सिंपल टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें आप आगे ऐड कर लेंगे नेम सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स, यहाँ पे आप लिख लेंगे इन प्लांट्स। ठीक, यानी कि सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा होता है, कोलेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, एरेन्काइमा होता है, 4 टाइप के होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको डिफरेंट जो होते हैं इनका जो डिफ्रेंसीसन है वो चैप्टर टिश्यू के अंतर्गत वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपकी बुक 9th में दिया हुआ है। 4 तरीके के होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होता है वो आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्ट में ये बताया जा रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टिश्यू मेक्स ऑफ द हस्क ऑफ द कोकोनट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर साल आता है, तो इसीलिए इसको हमने डाल दिया है। बाकी आसान है, इसको याद करने जैसा है बस। ये दिया गया है विच टिश्यू मेक्स ऑफ द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट नारियल का जो हस्क होता है वो कौन सा टिश्यू बनाता है? तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बनाता है। वेर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? टिश्यू का एक पार्ट होता है, ये टिप पे पाया जाता है, रूट के टिप पे, सूट के टिप पे, तने के टिप पे, इनमें सब पे टिप पे पाया जाता है एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, इसका डायग्राम आपकी 9th वाली बुक में साइंस की बना हुआ है। अगला देखिए दिया गया व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। देखिए हमने आपको बताया था 2 तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये इसमें फ्लोएम का काम होता है ये फूड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, और जाइलम का काम होता है जो वाटर का। इसको याद करने का हमने एक तरीका आपको बताया है। जाइलम को जब बोल रहे हैं तो उसमें देखिए जाइलम जल आ रहा है, यानी कि इससे हम याद कर सकते हैं कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फ्लोएम जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम फूड आ रहा है देखिए, तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ये पूछा गया। तो फ्लोएम बना होता है देखिए 4 टाइप्स के कंपोनेंट से। पहला दिया गया सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनसे मिलके बना होता है फ्लोएम। इसका डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे दिया गया है व्हाट इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये तो बहुत ही आसान है, आप ये आपकी क्लास 6 से ही ये चैप्टर शुरू हो गया है। मूवमेंट इन आवर बॉडी, मोशन जो है उसमें वहीं पर आपको बता दिया गया, लेकिन फिर से इन्होंने रिपीट किया है क्योंकि ये वही चीज़ें बार बार रिपीट ही होती हैं कि बस उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो पूछा गया है कि टिश्यू कौन से हैं जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट। मूवमेंट के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स होती हैं वो। उसके बाद नर्वस टिश्यू, हमको किधर जाना है वो हमारा जो नर्वस टिश्यू वही बताएगा, वही सब बताते हैं कि क्या करना है। अब ऐसा तो नहीं कि मस्कुलर टिश्यू लगे हैं किधर भी मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से, इनका जब कॉम्बिनेशन सही से चलेगा तभी हमारी बॉडी सही से मूवमेंट कर पाएगी, सिर्फ मूवमेंट नहीं। देखिए साइंस में जो भी पूछा गया लॉजिक होगा उसके पीछे, सिर्फ मूवमेंट नहीं। मूवमेंट करेगा तो किधर करना है, क्या करना है, कहाँ पे मूवमेंट करना है वो भी तो कोई बताएगा, तो वो नर्वस टिश्यू बताएंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है देखिए व्हाट डज द न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन किस तरीके का होता है? तो इसको सिर्फ बताने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसको हम दिखाते हैं आपको। बाकी आपकी बुक में बना हुआ है, अगर आपके पास बुक नहीं तो हम अभी आपको उसका डायग्राम दिखा रहे हैं। पहले देखिए जो इसमें बताया गया है वो आप देख लीजिए। पहले इसमें दिया गया न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन में एक पूरी सेल बॉडी होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उससे लंबे लंबे पतले बाल निकले होते हैं, लॉन्ग थिन हेयर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ज़रा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये है देखिए न्यूरॉन का डायग्राम, ये आपकी बुक में फिगर 6.12 है क्लास 9th की। ये न्यूरॉन देखिए इसमें बीच में बताया गया सेल बॉडी है ये, और न्यूक्लियस है। बाकी इसमें देखिए वही जो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बताए गए थे वो निकले हुए हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग है। ये मेरी क्लास में बच्चों ने बनाया भी था, अगर आपने नहीं बनाया तो इसकी एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है ऐसा कि बहुत परेशान हो जाए आपकी ये बनाने के लिए हो गया, नहीं। आसान है, देख के बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बना लेंगे तो इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके आगे बायोलॉजी में आसान पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल यानी कि जो हमारे हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर जो हमारी मसल्स पाई जाती हैं उनके 3 फीचर्स आपको बताने हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे सुन लीजिए, हमारा जो हृदय है आप देखते होंगे जब से आपने जन्म लिया, इवन उसके पहले से ही आपका जो हार्ट है वो
बीट करना शुरू हो गया और लाइफ टाइम चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं। तो पहला फीचर तो उसका वो हो गया, जो उसमें मसल्स पाई जाएंगी वो कभी भी रुकती नहीं, कभी भी थकती नहीं। बाकी हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स होती हैं वो थोड़ी देर चलती हैं, फिर उनमें लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, इस वजह से वो क्या होती हैं, काम करना रोक देती हैं। जब उसमें ज़्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीजन से जब दहन होने लगता है तो फिर लैक्टिक एसिड बनता है, उसकी वजह से आपके मसल्स में थकान आ जाती है, लेकिन ऐसा कार्डियक मसल्स में नहीं होता, इसलिए वो लाइफ टाइम चलती हैं। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, इसमें लिखा है, वही हम पॉइंट आपको बता रहे हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ये ऐसी मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री, ये अनैच्छिक होती हैं, यानी कि इनको हम जब चाहें तब फिर जैसा चाहें वैसा नहीं चला सकती, अपने आप चलती हैं। आप जैसे आपके हाथ की जो मसल्स हैं इनको आप कंट्रोल कर सकते हो कि इधर जाना इधर जाना, लेकिन आप अपने हार्ट की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरा देखिए दिया गया है, दे आर स्ट्राइटेड मसल फाइबर। जब आप मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये एक टाइप बताया जाएगा, ठीक। और ये बताया गया ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। ये सब मैंने जब आपको मसल टिश्यू के बारे में बताया, मसल्स के बारे में बताया तो वहाँ पे आपको बताया। देखने के लिए आप क्लास 9th की वीडियोस एक बार ज़रूर देखिए, आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आपको यहाँ जहाँ पर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो आप नीचे कमेंट करके पूछिए और उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, दिया जाएगा। तो इनको आप अपनी कॉपी पे नोट करिए, जो डायग्राम आपको बताया गया इनको अपनी कॉपी पे एज इट इज़ बना लीजिए, कुछ उससे समझ में आपको ज़रूर आएगा। बाकी आप आगे की वीडियोस देखते रहिए, आएंगी अभी वीडियोस आपको और ढेर सारी मिलती रहेंगी, देखिए और बाकी बच्चों तक भी पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। पीछे की जो जो वीडियोस आपको बताई गई उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको कायदे से एक्सप्लेन करी हुई है। उम्मीद है आपको उनसे कुछ समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।